हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम डे 3 में प्रीलिम्स 2020 का अगला 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सी सेट का। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। पहला क्वेश्चन एक पैसेज है। पैसेज में क्या बोल रहा है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बात चल रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इन जनरल वोलेटाइल होता है, पर फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो मोर वोलेटाइल होता है, बिकॉज अवेलेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर, क्योंकि ये कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा ये। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, द करंट एफडीआई इनफ्लोज आर वोलेटाइल ओवर टाइम अक्रॉस सेक्टर्स एंड रीजन। देखिए तीन फैक्टर है, टाइम के संग भी वोलेटाइल है, रीजन्स के संग भी, सेक्टर वाइज भी डिफरेंस है, वेरिएबल है, रीजन वाइज भी वेरिएबल है और वोलेटाइल है, विच इज नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर सर्च फॉर हाईएस्ट रिटर्न्स। ऑब्वियसली कोई भी प्राइवेट आदमी पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा तो मैक्सिमम रिटर्न्स दिखेगा। एडवर्स कॉन्सिक्वेंस आर अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंड एसेंचुएशन ऑफ इनकम एंड द रीजनल इनइक्वालिटी। इसकी वजह से क्या अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, रीजनल इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है, एसेंचुएशन ऑफ इनकम माने इनकम कम बेसी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका प्रोबेबल पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज दैट इनफ्लो ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी होता है। इसके कारण एक तो अच्छी बात होती है कि न्यू टेक्नोलॉजी आता है और उसका सब्सिक्वेंट डिफ्यूजन होता है कंट्री के अंदर। बट अभी जो टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन है नॉट ई सर्टेन नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, देखिए ह्यूमन कैपिटल वाला बात इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया में प्रूव इनएडिक्वेट है फॉर दिस डिफ्यूजन। टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन के लिए हमारा जो ह्यूमन कैपिटल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन स्किल्स जो है, जो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट होता है, वो इनएडिक्वेट है डिफ्यूजन के लिए। ये था पैसेज। और उसका समरी ये है कि देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ना, एक तरह से वोलेटाइल होता है, पर फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत वोलेटाइल होता है, तो इसे कम से कम करना चाहिए, पहला बात ये। अब सेकंड बात यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का बात किया है कि ह्यूमन कैपिटल जो अपना इनएडिक्वेट है, तो ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने फोकस करना है, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम करना है। ये दो फैक्टर को देख के अपने ऑप्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। विद रेफरेंस टू अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। अपने को ये 5 assumption दिए हैं जो ऊपर से बनाए गए हैं। अपने को बताना कौन सा अबव assumption जो है वो वैलिड है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया? रिलाइंग ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन इज नॉट एन इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी। सही बात है, ये assumption अभी हम समझे थे कि इसको कम करना हम लोग को, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली। पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन द फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए ये पॉलिसी हम ले सकते हैं, पर इस पैसेज में इसका बात नहीं किया गया। इसमें ये नहीं बोला कि हमें उपाय निकालना होगा कि हम ये फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम कर सकें। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? 1 2 रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए कहीं ना कहीं ये बात सही है, डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं, पर कहीं ना कहीं ये बात सही है। हम लोग फॉरेन लोग पे डिपेंड करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक भी करें, ताकि एटलीस्ट डोमेस्टिक इकोनॉमी इनहेंस हो, तो उसका टिंकर डाउन इफेक्ट दिख जाएगा अपने को फ्यूचर में। ठीक है, 3 ऑप्शन देख लिया, पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। 1 सही है, 1 सही है, 2 गलत है, 2 गलत तो कटा दीजिए, तो 1 सही और 2 गलत, तो एक ही ऑप्शन बचता है 1 3 5। बाकी आप नहीं भी पढ़े तो क्या दिक्कत है, अपना आंसर तो आ ही गया। ठीक है, दिस इज इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला पैसेज 2 क्या है? मेनी अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस द हाईली स्क्यूड सीजनल एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून फ्लोज which occur in 4 month period, माने 4 महीना मानसून जो होता है जून टू सितंबर एनुअली, has been lost। अब देखिए, since this few months account for most of the rainfall and consequent fresh water availability, since ये 4 ही महीने में जो बारिश होता है उसमें जो पानी मिलता है, फ्रेश वाटर मैक्सिमम इसी टाइम मिलता है, इसलिए इस पानी को रेन वाटर के स्टोर करना रिजर्वायर में और फिर इसको इस तरह रखना कि साल भर इसको यूज कर सके, ये एक नेसेसिटी है जिसको कोई इसको ओवरलुक नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है। क्लाइमेट चेंज विल कंटिन्यू टू अफेक्ट वेदर कंडीशंस। क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली वेदर कंडीशंस को आने वाले समय में अफेक्ट करेगा एंड क्रिएट वाटर शॉर्टेजेस इसकी वजह से देखिए पानी की कमी आ सकती है। अब देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, पानी फास्ट इवापोरेट होगा और रेनफॉल अनसर्टेन होगा, कभी राइटिंग को कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। इस वजह से पानी की कमी हो जाएगी, इसकी वजह से वाटर शॉर्टेजेस बनेगा और कई बार एक्सेस भी हो जाएगा कि नदी में कभी एक्सेस पानी या बारिश आ गया तो पानी एक्स्ट्रा बन जाएगा। अब देखिए काफी लोग सूखेपन से गुजरते हैं, काफी लोग बाढ़ से गुजरते हैं, दोनों टाइप का प्रॉब्लम है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है। इन अ कंट्री मेनी रिवर फ्लो अनयूटिलाइज्ड, कई रिवर के पानी जो है बिना यूज के ऐसे फ्लो करके समुद्र में जाके मिल जाते हैं। ये बात यहाँ पे लिखा है एवरी ईयर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए क्लाइमेट चेंज आने वाला है, इसकी वजह से पानी ज्यादा भी बह सकता है किसी जगह, पानी कम भी हो सकता है। अगर उसको राइटली हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे तो पानी जाके समुद्र में मिल जाएगा, कोई नेट यूज होगा नहीं। अब क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। इस जो पैसेज से पढ़ के भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है उसको चुनिए। देखिए 5 स्टेटमेंट है, पढ़ते क्या क्या है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर शुड बी अंडरटेकन। देखिए बुरा सॉल्यूशन नहीं है, इंटरलिंकिंग किया जा सकता है, क्योंकि अब देखिए किसी रिवर में पानी ज्यादा है जो अनयूज जा रहा है, किसी रिवर में पानी कम है जो कि यूज पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इंटरलिंकिंग कर देंगे ताकि इसका एक्सेस पानी इसमें आ जाए, ताकि दोनों का पानी यूज हो। नेटवर्क ऑफ डैम्स एंड कैनल्स शुड बी बिल्ट अक्रॉस द कंट्री फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक प्रॉब्लम है।
हम लोग को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसलिए 2 नंबर भी राइट होना चाहिए। फार्मर शुड बी प्रोवाइडेड इजी लोन्स फॉर डिगिंग बोरवेल्स, देखिए कहीं भी मेंशन नहीं किया है, इस एक्स्ट्रा बात को हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। यूजेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर शुड बी रेगुलेटेड बॉयलर, ये भी कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, वैसे पांचों पढ़ सकते हैं, पर पहला 2-3 देख के अपने आंसर मिल जाएगा। 1 और 2 राइट है, 1 और 2 राइट वाला खाली एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, इसी में आंसर निकल गया। ठीक है, आप ये भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, पर यहाँ पे ये वाला कोई बात नहीं किया गया, तो सिंपल है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पैसेज नंबर 3 है, वो क्या बोल रहा है, पीपल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन, लोग शिक्षा में तभी निवेश करेंगे व्हेन एवर दे आर ग्रांटेड द इकोनॉमिक फ्रीडम टू फुल्ली एंजॉय इट्स बेनिफिट्स। अगर आपको इकोनॉमिक फ्रीडम दिया गया कि आप समझ लिया एजुकेशन से आप जो मॉनेटरी या इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल सकते हो उसको फुल्ली लिवरेज करने दिया गया, तभी आप एजुकेशन में और इन्वेस्ट करोगे, ऐसा पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। अगेन दिस इज ऑब्वियस रीजन दैट द रिटर्न ऑन एजुकेशन इंक्रीजेज एज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इंक्रीजेज। ऑब्वियसली अगर एजुकेशन में आप इन्वेस्ट किए समझ 10 लाख, 10 लाख इन्वेस्ट किए, उसके बाद आपको जॉब मिल गया 20 लाख का, अगर इकोनॉमिक फ्रीडम रहा तो आप इसको पूरा पूरा 20 लाख खुद के पास रख सकते हो। इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है तो टैक्स लगाएगा, इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कोई नॉर्म्स है, कोई रूल्स लगा देगा, तो पूरा 20 लाख को एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो वो वाला बात बता रहा है। When people thanks to lower tax rates are allowed to retain most of their higher incomes that they gain from each incremental level of education, it makes eminent sense them to invest in education। सीधा सा बात है, अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो और जितना बार इन्वेस्ट करते जा रहे हो, समझ लिया आपने पहले बीटेक किया, फिर एमटेक किया, फिर पीएचडी किया, हर बार आप जब एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो आपका सैलरी बढ़ रहा है, तो आपको भी लॉजिकली दिख रहा है कि आपको एजुकेशन में इन्वेस्ट और करते रहना चाहिए, आपका इंक्रीमेंट इनकम होता रहेगा। ऑन द अदर हैंड, when the government decides to tax the higher income of the educated individuals at even higher rates, it makes very little sense to invest in educating oneself further। अभी यही समझ ली उल्टा हो जाए कि समझ लीजिए आपका सैलरी 10 लाख है, तो आपसे 5% हम इंटरेस्ट टैक्स लेंगे, और आपका सैलरी 20 लाख है तो 20% टैक्स लेंगे। तो ये जो इंक्रीमेंटल रेट पे टैक्स ले रहा है सैलरी इंक्रीज होने पे, तो लोगों को लेस इंसेंटिवाइज करेगा ना भाई, कि अगर हम 10 से 20 लाख कमाने जाएंगे तो पैसा में एजुकेशन में समझ लो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, या 30 लाख एमबीए में इन्वेस्ट कर दिए मान लो, उसको रिकवर करने में तो काफी साल लग जाएगा, टैक्स हमको 20% देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो क्या ही फायदा एमबीए करके इतना स्ट्रेस लेके। तो वो लॉजिक है। द सेम इंसेंटिव अप्लाई टू पेरेंट्स हु डिसाइड ऑन वेदर टू इन्वेस्ट इन द चिल्ड्रन एजुकेशन। यही चीज पेरेंट्स का भी डिसीजन को गाइड करता है। अगर पेरेंट्स देखता है कि यार इतना इन्वेस्टमेंट करके बच्चा कुछ काम धाम का बनेगा नहीं, टैक्स ही पे करता रहेगा, तो पेरेंट्स भी उतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो ठीक है जो थोड़ा मोड़ा कमा रहा है खुद रहो, वो लॉजिक दे रहा है इसमें, ये पैसेज में बताया है। अब क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made, क्या assumption मेक किया गया बताओ। लोअर टैक्स रेट्स इन द कंट्री इनवेरिएबली ट्रांसलेट, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन, ऐसा कोई बात बोला ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना बोला कि टैक्स रेट कम कर दो तो आपका भाई एजुकेशन में लोग पढ़ने चल जाएंगे, ये तो कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है ही नहीं। पर ये है कि अगर इनकम पे अगर आप जो है टैक्स रेट, अगर समझ एजुकेशन पे जो इनकम जनरेट कर रहे हो उस पर आपका टैक्स कम हो जाए, तो लोग लॉजिकल समझते हैं एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। इसका मतलब ये नहीं आप टैक्स कम कर दो तो लोग एजुकेशन में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट लग जाएंगे, उसके लिए लोगों को पढ़ना भी होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंश्योर्स देयर इकोनॉमिक फ्रीडम, ऐसा कहीं नहीं बात बोला है। अगर एजुकेशन लोग पढ़ लेंगे तो इकोनॉमिक फ्रीडम थोड़ी ना बन जाएगा, बाकी काम भी तो करना पड़ेगा भाई। इकोनॉमिक फ्रीडम हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल, ये बात बिल्कुल सही है। लॉजिकली देखिए 2 स्टेटमेंट गलत हो, एक तो राइट होगा, वो भी बात है। और दूसरा लॉजिक ये भी है कि इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वही, देखिए अब क्या इकोनॉमिक फ्रीडम रहा तो लोग मोर एजुकेटेड होंगे क्योंकि उनको पता है कि एजुकेटेड होकर जो मेरा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उनको, उसमें गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाएगी, तो मेरे को इंसेंटिव है एक्स्ट्रा कमाने का, तो एक्स्ट्रा कमाएंगे। अब एजुकेटेड ज्यादा होंगे तो स्किल्ड ज्यादा होंगे, स्किल ज्यादा होगा तो क्या होगा, मेरा स्किल्स बढ़ेगा तो आई विल बी बेटर ह्यूमन कैपिटल, वही लॉजिक है थर्ड स्टेटमेंट। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इज द आंसर। और इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक पैसेज एक और है कि आवर अर्बन बॉडीज का बात कर रहा है, कैन नॉट पॉसिबली इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर, सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इंश्योर करना मुश्किल है उनके लिए इन आवर सिटीज। क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है, आर पुट इन प्लेस। अगर फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्लेस में नहीं रखा गया ठीक से, तो फाइनेंशियल मैकेनिज्म का प्रॉब्लम की वजह से सिटी अर्बन बॉडी सफर करेंगे लोगों को सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर करने में, सीधी सी बात है। वाटर डिलीवरी रिक्वायर्स हेवी इन्वेस्टमेंट, किस चीज में, कलेक्टिंग इट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, जहां समझ लीजिए एक नदी है वहां से पानी पहले इकट्ठा करोगे, फिर उसको आप उसको ट्रीट करोगे, ट्रीट करके पोर्टेबल बनाओगे, पोर्टेबल बना के पाइप के नेटवर्क के थ्रू घर घर पहुंचाओगे, तो काफी खर्चा है ना भाई। इट ऑल्सो रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब समझ लीजिए पानी फिल्टर किया तो बहुत सारा वेस्ट वाटर निकला, उसको अगर बिना ट्रीट के हम लोग मेन वाटर बॉडी में छोड़ दिए तो ये वाटर पॉल्यूट हो जाएगा, इसको ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है, उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बैठाना जरूरी है, वो भी कॉस्ट है। तो ये कैन कैरी है, ठीक है, ये वाला बात यहाँ पे लिखा गया। इफ आवर सिटीज वेर रिच इनफ, अगर हम लोग का शहर इतना ही रईस होता तो हम लोग इंटायर कॉस्ट मीट कर ही लेता,
तो हम लोग को पानी फ्री में मिलता। ये लॉजिक है, ये पैसेज में समरी में बताया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो देखते हैं कि मोस्ट लॉजिकल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। इस पैसेज से सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल और क्रूशियल मैसेज क्या बताया गया है? अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट। देखिए उसको पैसा चाहिए तो कॉस्ट रिकवर करना पड़ेगा ना कहीं से, या तो गवर्नमेंट दे दे या तो पब्लिक दे दे। तो ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, बाकी स्टेटमेंट पढ़ के देखना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट। ये तो कोई मेंशन ही नहीं किया नॉट एफिशिएंट, वो लोग कॉस्ट स्ट्रगल कर रही है, तो मेंशन नहीं किया वो लोग काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे, तो कोई मेंशन नहीं है। तो बी वाला तो गलत है श्योर। वाटर शॉर्टेज इन आवर सिटीज इज अ पेरिनियल प्रॉब्लम। ये कहीं मेंशन नहीं किया पेरिनियल प्रॉब्लम, इसलिए गलत है। इन व्यू ऑफ आवर वाटर क्राइसिस इन आवर सिटीज देयर इज अर्जेंट नीड टू लिमिट द पॉपुलेशन। ये भी कहीं कोरिलेशन नहीं है, डी भी रॉन्ग है, इसलिए ए ही इज द आंसर। समझ गए आप? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन भी देखिए सेम पैसेज से दिया हुआ है। उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made। assumption क्या है? रिच सिटीज ओनली कैन इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी वाटर। ऐसा कोई बात ही नहीं किया है। ये जरूर बोला है कि सिटीज अपना इतना सफिशिएंटली रिच होता कि वो सारा कॉस्ट कवर कर लेता तो हम लोग शायद पानी फ्री में हम लोग को मिलता, पर ये नहीं बोला कि सस्टेनेबल डिलीवरी के लिए खाली शहर को अमीर ही होना चाहिए। अमीर जरूरी नहीं, उसका सफिशिएंट कॉस्ट होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब नहीं कि रिच हो। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है? सस्टेनेबल डिलीवरी वाटर इन द सिटीज मीन्स मच मोर देन सप्लाइंग वाटर टू हाउस। बिल्कुल सही बात है। हम लोग को पहले वाटर का सोर्स ढूंढना पड़ेगा, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर उसको पोर्टेबल बनाना पड़ेगा, फिर पाइपलाइन के थ्रू लोग घर तक पहुंचाना पड़ेगा। तो सिर्फ घर तक पानी पहुंचाने वाला एक स्टेप नहीं है, पीछे 3 स्टेप और है। समझ रहे हो? इसीलिए इसका आंसर ये 2 राइट है, बी इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और पैसेज है। इसमें क्या बोला है? इन इंडिया एग्रीकल्चर स्टिल एंगेजेस अबाउट हाफ ऑफ द वर्कफोर्स। माने 50% ज्यादा जो वर्कफोर्स है इंडिया का वो आज भी एग्रीकल्चर में है। एंड अबाउट 85% ऑफ इट्स फार्म्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। माने इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चरल फार्म्स है उसके 85% जो संख्या है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्म्स की है। कंपेयर टू चाइना एंड वियतनाम, चाइना और वियतनाम के मुकाबले विच हैव एक्सपीरियंस्ड फास्ट स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे काफी फास्ट मात्रा में रूरल और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिला, इंडिया का स्टोरी काफी स्लो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। एज अ रिजल्ट पोवर्टी रिडक्शन इन इंडिया वाज एट अ मच स्लोअर पेस। इसी कारण से 1988 से 2014 के बीच में इंडिया में पोवर्टी रिडक्शन काफी धीरे धीरे हुआ कंपेयर टू चाइना एंड वियतनाम। इंडिया का पोवर्टी रिडक्शन जो था स्लो था 1988 से 2005 के पीरियड में, बट 2005 से 2012 के पीरियड में क्या हुआ? इट एक्सेलरेटेड, माने बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ने लगा अचानक से, 3 टाइम्स फास्टर हो गया उसके पुराने पीरियड के मुकाबले। व्हाट डिड इंडिया डू ड्यूरिंग दिस पीरियड? इंडिया इस समय क्या किया? रिसर्च बताता है कि प्राइस सिनेरियो चेंज हो गया सिग्निफिकेंटली बाय मोर देन 50% इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर। माने पहले एग्रीकल्चर में कोई सामान 20 रुपए बिकता था, अब वो 30 रुपए बिकने लगा है। ठीक है, इन द वेक ऑफ राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस। अब ग्लोबल मार्केट में चीजों का दाम बढ़ गया है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर को बेनिफिट मिला। इसी कारण से एग्री जीडीपी जो है 4.1% हो गया था 2007 से 2012 के बीच में, एज अगेंस्ट 2.4% 2002 से 2007 के बीच में। माने 5 साल में लगभग 1.5 पौने 2 गुना हो गया था एग्रीकल्चर जीडीपी। तो नेट सरप्लस ऑफ एग्री ट्रेड जस्ट $25 बिलियन इन 2013-14। ये भी हाई नंबर है कि जो नेट सरप्लस एग्रीकल्चर ट्रेड से इंडिया को हुआ वो $25 बिलियन का हुआ। बहुत बढ़िया बात है। तो रियल फार्म वेज भी 7% बढ़ गया। इसका मतलब लोग जो नौकरी कर रहे थे फार्म पे उनको 7% ज्यादा सैलरी मिलने लगा। इसी कारण से इस अनप्रेसिडेंटेड के कारण के पॉवर्टी में घटाव देखने मिला, जो कि सही बात है। अब लोगों का इनकम बढ़ गया, एग्रीकल्चर रिटर्न बढ़ गया, एग्रीकल्चर जीडीपी बढ़ गया, हर तरफ से वाह वाह मजा हो गया, तो भाई ऑब्वियसली पॉवर्टी घटेगा ना। अब इसमें ये हो गया पैसेज। अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन में क्या दिया है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made। इसमें से क्या assumption बनाया गया, वो क्या सही है कि नहीं बताइए। स्ट्रक्चरल रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पॉसिबल व्हेन फार्म्स आर मेनली स्मॉल एंड मार्जिनल। ये तो कोई बोला ही नहीं है। ये जरूर बोला कि इंडिया में फार्म स्मॉल और मार्जिनल है और वियतनाम और चाइना में अच्छा स्ट्रक्चरल रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पर इंडिया में स्लो हुआ है। इसका मतलब नहीं इंडिया में इम्पॉसिबल है। ये रॉन्ग हो गया, इसलिए 1 इज रॉन्ग। एलिमिनेट करके देखते हैं तो एक अड़िया पहले ही। अगला स्टेटमेंट क्या है? अ गुड प्राइस इंसेंटिव कैन ट्रिगर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली अगर लोगों को लगा कि एग्रीकल्चर में हम लोग अगर 10 रुपए डाल रहे हैं और 20 रुपए निकल रहा है, तो ऑब्वियसली लोग एग्रीकल्चर में और इन्वेस्ट करेंगे। वही तो हुआ इंडिया में कुछ साल पहले, तो इसलिए 2 इज राइट। इंडिया नीड्स टू बिल्ड वैल्यू चेन्स ऑफ हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स लाइक लाइवस्टॉक हॉर्टिकल्चर। देखिए इसके बारे में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, पर ऑब्वियसली इंडिया को बिल्ड करना पड़ेगा वैल्यू चेन फॉर हाई हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इसी से तो वैल्यू इंक्रीज होगा। इसी से लोग, और ये जो पहला बोले वो तो इसी से इम्प्लीमेंट होगा ना। इसीलिए इसको डाउट में रखते हैं, पर होना चाहिए वाला स्टेटमेंट। तो देखिए 2 राइट है 1 रॉन्ग है। 2 राइट है तो इस पे दोनों पे अटक जाते हैं। फिर लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हायर ग्लोबल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर एसेंशियल फॉर इंडियाज पॉवर्टी रिडक्शन। देखिए ये कहीं नहीं बोला है। ये जरूर बोला है कि वर्ल्ड में ग्लोबल कमोडिटी का दाम बढ़ गया है इसलिए इंडिया को फायदा हुआ उसका एग्रीकल्चर में, पर ये एसेंशियल नहीं है इंडिया एग्रीकल्चर पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। इंडिया पॉवर्टी रिडक्शन के लिए और भी 50 तरीका हो सकता है। ये जरूरी है एग्रीकल्चर को ही हम
दुनिया का दाम बढ़ेगा तो ही इंडिया एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, तभी पॉवर्टी कम होगी, कोई बात नहीं है। इसलिए फोर्थ वाला गलत है। तो ये कट गया तो बचा, ये भी कट गया तो सिर्फ सी बचा। सी इज द आंसर, इसका मतलब 3 राइट है। जो लोग सोच रहे तो सही है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन सेम पैसेज के बेस्ड पे है। वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज। उनमें से कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है क्रिटिकल मैसेज जो पैसेज में दिया गया उसमें से। ऑप्शन पढ़ते, 4 ऑप्शन ये रहा। इंडिया शुड क्रिएट अ लार्ज स्केल ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द नियर फ्यूचर। ये किया जा सकता है। हम लोग एग्रीकल्चर से हटाकर ऑफ फार्म सेक्टर को प्रमोट करें तो पॉवर्टी घट सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इंडिया शुड क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये कहीं भी नहीं बोला गया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इसका भी कोई बात नहीं किया गया है। इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ इज की टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द नियर फ्यूचर। देखिए इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये बेस्ट पूछा ना, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, इसलिए इसका आंसर डी होगा, वरना ए भी बुरा स्टेटमेंट नहीं था। ठीक है ना। तो यही अपना आंसर है, क्योंकि देखिए इसके बारे में वैसे डायरेक्टली बात भी नहीं किया, पर ये बुरा स्टेटमेंट नहीं था। ये नंबर डी नंबर इज द मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ का हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनको भी बेनिफिट मिले, क्योंकि 85% उन्हीं की संख्या है। अगर सिर्फ लार्ज फार्म्स को हम लोग ग्रो करते रहेंगे तो पॉवर्टी नहीं रिड्यूस होगा। हम लोग को स्मॉल मार्जिनल फार्म्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ ध्यान देना होगा। इसका आंसर होगा डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या है, टू स्टेटमेंट दिया हुआ है S1 एंड S2 बिलो विद रिगार्ड टू 4 नंबर्स। PQRS 4 नंबर है, इनके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया और एक क्वेश्चन दिया है। अपने को बताना है कि दोनों स्टेटमेंट अकेला इंडिविजुअली या फिर साथ में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है कि नहीं कर सकता। सीधी सा बात है, इस टाइप का क्वेश्चन में ये मेथड होता है। ठीक है, अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। आर इज ग्रेटर देन पी एज वेल एज क्यू। इसका मतलब आर जो है वो पी से बड़ा है एंड आर इज ग्रेटर देन क्यू। इसका मतलब आर पी क्यू सबसे बड़ा कौन सा है, आर। बात क्लियर हो गया अभी तक। तो कैसे पता चला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमें एस के बारे में कुछ पता ही नहीं है पहले स्टेटमेंट में। इसलिए स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन। बोल दिया कि एस लार्जेस्ट नहीं है, पर एस हो सकता है सेकंड लार्जेस्ट हो सकता है थर्ड लार्जेस्ट हो सकता है फोर्थ लार्जेस्ट हो। अपने को नहीं पता कौन सा है एस नंबर, तो इसलिए इस कार से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो S2 भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर कौन सा दोनों में से, इन चारों में से। तो अब दोनों कंबाइन करके देखते हैं। अब दोनों कंबाइन करने से क्या होगा कि आर ग्रेटर देन पी और आर ग्रेटर देन क्यू, पर एस जो है वो लार्जेस्ट वन नहीं है। इसका मतलब अगर एस लार्जेस्ट होता, एस आर से बड़ा होता। ठीक है, पर अभी एस लार्जेस्ट नहीं है, इसका मतलब आर लार्जेस्ट है, तो आर इज द लार्जेस्ट नंबर, हमें आंसर मिल गया। इसका मतलब दोनों कंबाइन करके हमें आंसर मिल जाएगा, पर इंडिविजुअल आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब आंसर सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। लॉजिकल रीजनिंग टाइप का सवाल था, सी इसका आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू स्टेटमेंट ऐसे वही स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को बताना क्या सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बोला n इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पहले पढ़ते हैं। इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 to 20, 10 and 20, व्हाट इज n। अपने को बोला 10 से लेके 20 के बीच में n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी यूनिक होगा, लेकिन एक ही होगा, 50 नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब n क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, ऐसे करके 19 भी हो सकता है, 11 से 19 कुछ भी हो सकता है। अब बोला n इज अ प्राइम नंबर, अगर n प्राइम है तो 11 से 19 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। 11 खुद एक प्राइम नंबर है, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, 19 खुद एक प्राइम नंबर है। एन का 4 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, तो यूनिक तो नहीं रहा। स्टेटमेंट 1 से अलोन हमें समझ में नहीं आएगा कि एन का वैल्यू क्या है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, एन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अब 11 10 से लेकर 20 तक में जितने भी नंबर है उनको सबको आप 4 से डिवाइड कीजिए और देखिए कितने में रिमाइंडर 1 बचता है। देखिए 13 में रिमाइंडर 1 बचेगा, 17 में रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, दो में तो बचेगा ही, तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आया। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 अलोन इज आल्सो नॉट सफिशिएंट। ठीक है ना। अब देखते हैं दोनों कंबाइन करके। अब समझ लीजिए स्टेटमेंट 1 का ये रीजन है, स्टेटमेंट 2 का ये रिजल्ट है, दोनों कंबाइन कर दिए तो भी क्या रिजल्ट आया, यही। दोनों का इंटरसेक्शन 13 17, फिर जो सॉल्यूशन आ गया, फिर यूनिक नहीं आया। इसका मतलब दोनों कंबाइन करके भी हमें आंसर नहीं मिल रहा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, डी। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, इसलिए डी होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, टू स्टेटमेंट्स S1 स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने को बताना क्या सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है, देयर प्रोडक्ट इज 21। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टू नंबर्स, दो नंबर क्या है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ है तो प्रोडक्ट दिया है 21, यानी कि ए बी इक्वल्स टू 21। फिर इसका सम दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू 10। देखिए आपको सॉल्व नहीं करना है, वैसे आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपका जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ समझना है, अपने पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, इसका मतलब दोनों सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए दोनों नंबर निकल सकता है दो इक्वेशन से। हम लोग को बिना सॉल्व किए खाली ये बताना है कि क्या दोनों नंबर हम पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। वैल्यू तो कहीं पूछा नहीं है, दो नंबर क्या पूछा है हमें पता है, हम उसको बताएंगे नहीं कहीं पे। हमें सिर्फ बताना है कि आंसर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, दोनों के साथ में आंसर निकल सकता है। देखिए अकेला अगर अपने को पता है ए बी इक्वल टू 21, इससे हम क्या बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है, A3 B7 हो सकता है,
या B3A7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने को क्या पता, इसलिए श्योरिटी नहीं है। और सम अगर 10 दिया हुआ है तो A3B7 वही A भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। पर अगर हमें ये पता है कि ये सम ये है और प्रोडक्ट ये है, तो हम श्योरली बोल सकते हैं दोनों नंबर इंडिविजुअली क्या क्या है, ठीक है। यही कंडीशन है, इसी कारण से सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो 10 क्वेश्चन, ये हमारे वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे जाकर यूपीएससी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। ये आंसर किया 2130 क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बुकलेट अपलोड कर दूंगा मैं अभी। ये क्वेश्चन बुकलेट मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप जाके सारे आंसर मैच कर सकते हो, आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा, आप खुद से सॉल्व करने का भी ट्राई कर सकते हो। ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ये अपलोड हो चुका है यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल पे, उसी पे आप देख रहे हो। तो इस पे आप डेली जुड़ सकते हो, आपको सेम टाइम पे सारे वीडियोस ऐसे ही अगले 10 दिन के अंदर एवरी 10 डेज आपको एक ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे इस साल हम 2020 के सीसेट का कर रहे हैं, वैसे ही नेक्स्ट 10 दिन बाद हम 2021 के सीसेट का करेंगे। सीसेट में इनफैक्ट 8 डेज लगेगा, 8 डेज लगेगा। तो आप इस इनिशिएटिव जुड़ सकते हो। आई होप यू लाइक द इनिशिएटिव। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और जो हमने क्वेश्चन बुकलेट का बात किया वो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल पे एक्सेस कर सकते हो डेली। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।